नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। नीट विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, दोषियों को होगी सजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का ये महत्वपूर्ण कदम एक मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं इसी पेपर लीक मामले पर संसद के भीतर सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इस खबर के साथ ही बात होगी राष्ट्रपति के रोमानिया दौरे की, और भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान पर घिरा है पाकिस्तान। इस पर भी बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सख्त, कहा देश के युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को दिलाएंगे कड़ी सजा। पीएम की घोषणा के बावजूद संसद में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सरकार ने कहा युवाओं के भविष्य के लिए हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष चर्चा से क्यों रहा भाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के दौरे पर, रोमानिया के शीर्ष नेतृत्व से करेंगी मुलाकात। यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। असम में बाढ़ से 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित, अब तक 40 लोगों की मौत। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से की बात, केंद्रीय दल जल्द करेगा राज्य का दौरा। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से, करीब 3000 एथलीट 10 खेलों में लेंगे हिस्सा। 126 भारतीय एथलीट पदक के लिए पेश करेंगे चुनौती। देश भर में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं के बीच में को लेकर जारी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे व्यापक कदमों का हिस्सा है। इससे एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर सभी पक्षों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे प्रतिनिधियों से बातचीत की है और उनसे अपने सुझाव लिखित रूप में देने को कहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर व्यापक चर्चा चाहती है और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए संसद सबसे उपयुक्त मंच है, जहां दीर्घकालिक नीति पर सहमति बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री के इस बयान को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और युवाओं का भरोसा मजबूत करने की दिशा में सरकार के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में, जो कि बैठक मंगल मिलन में भी पेपर लीक के मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया था कि पेपर लीक की जानकारी मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए नीट की पुनः परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर कराई गई।
और परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए, ताकि ये दूसरों के लिए भी एक नजीर बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक किसी दल का नहीं बल्कि राष्ट्रहित का मुद्दा है, लेकिन सरकार इसलिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को मिलकर ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना होगा। काम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें। और प्रधानमंत्री के इस कड़े और बड़े ऐलान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा, ये ट्वीट संदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और अब हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये कैसे काम करती है। विशेष अदालतें हैं, त्वरित न्याय और गंभीर मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाता है। गंभीर मामलों की जल्दी सुनवाई हो, उन मामलों को लंबित ना रखा जाए, लंबित मामलों पर तेज सुनवाई हो, ये मुख्य उद्देश्य होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का। सामान्य अदालतों से तेज प्रक्रिया में ये काम करती हैं। न्याय में देरी कम करना सबसे बड़ा लक्ष्य फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का है, इसलिए पेपर लीक मामले को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए इस मामले को एक तरह से उसके निष्कर्ष पे पहुंचाना, दोषियों को सजा दिलाना, पीड़ितों को समय पर न्याय मिलता है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी न्यायपालिका पर लंबित मामलों का बोझ कम करना सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन कुछ जो ऐसे मामले होते हैं जिन पर आप तुरंत नतीजा चाहते हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए उन्हें एक तरह से निर्णायक नतीजों पर पहुंचा जाता है। कैसे काम करती हैं ये विशेष अदालतें, ये भी आपको बताते हैं कि सुनवाई के लिए समय सीमा तय की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने देखा है कि इससे पहले भी कई बड़े मामले हुए जिन्हें लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया है। समयबद्ध सुनवाई होती है, जल्द न्याय पर सबसे ज्यादा जोर होता है, यही मुख्य लक्ष्य फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का होता है। निर्धारित समय के भीतर ही मामले का निस्तारण किया जाता है। अनुभवी न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं उनको इसमें शामिल किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया को बिना रुकावट आगे बढ़ाने का प्रयास है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम जानते हैं अतीत में महिलाओं से जुड़े मामले हों, चाहे राम मंदिर का मामला हो, ये तमाम मामले जिन पे आपको नतीजे जल्दी चाहिए, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया है। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने पर फोकस होता है। और डॉक्टर डी.के. दुबे कानून विशेषज्ञ और ऋषि कुमार हमारे साथी संवाददाता, दोनों ही लोग इस पूरे विषय पे जुड़ गए हैं। ऋषि, सबसे पहले आप ही से अपडेट लेना चाहेंगे कि क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार सरकार इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर चर्चा करना चाहती है, जिसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है, लेकिन इस गतिरोध को दूर करने का एक प्रयास प्रधानमंत्री का ये बड़ा संदेश रहा, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत अब पेपर लीक मामलों की सुनवाई होगी। देखिए ऋतु, जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले के बाद, प्रधानमंत्री के साफ संदेश के बाद न सिर्फ सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि जो छात्र आंदोलनरत हैं
उनको भी ये साफ संदेश सरकार की तरफ से गया है कि सरकार उनके साथ है और जो न्याय की प्रक्रिया है अब उसमें किसी भी हालत में देरी नहीं होगी और जो भी इससे जुड़े हुए लोग होंगे, जो अपराधी होंगे, उन्हें सरकार जल्द से जल्द कटघरे में खड़ा करके उनको आरोपित करके उनको सजा दिलाएगी। जैसे कि आपने इसके पूरी प्रक्रिया को समझाया कि ये समयबद्ध प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होती है वो की जाती है और इसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी अपराधी हैं वो किसी भी हालत में इस वजह से न बच पाएं क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है। ये जो पूरी की पूरी पहल है ये बताती है कि सरकार किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ छात्रों के हितों का निपटारा करना चाहती है, उनके साथ खड़े होकर ये बताती है कि आप के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा और इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में एक संदेश जाए कि अगर कोई इस दिशा में अपराध करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हमने पूर्व में भी देखा है कि एक एक महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फैसले आए हैं और ये जो फैसले होते हैं ये समाज में एक तरीके से मैसेज जाता है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए डेटरेंट का काम करता है कि उनके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि अपराधी इन सब चीजों को प्रयासरत रहते हैं कि मामलों को लंबित कार्रवाई के तहत लंबे समय तक चलता है और वो बच जाते हैं। लेकिन ये फैसला सरकार का निश्चित तौर से छात्रों के हितों का है। जी, लेकिन हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, आपके पास आएंगे डीके दुबे साहब, जिस तरह से ऋषि भी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इस मामले पे गठन को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये मामला लंबे समय से चला आ रहा है, 13 आरोपी इस समय गिरफ्तार हैं, कितनी तेजी से इस पे नतीजे पे पहुंचेंगे, दोषियों को सजा मिलेगी, क्योंकि देश का छात्र यही चाहता है कि जो लोग शामिल हैं पेपर लीक में उन्हें जल्द से जल्द सजा हो। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि जेल इज अ एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल। तो जो आरोपी पकड़े गए हैं अगर उन पर समय पर निर्णय ना हुए तो फिर कोर्ट बेल इज ए रूल के तहत उनको छोड़ देगा और जैसे ही छोड़ेगा तो समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाता है कि इतने बड़े अपराध करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है। इसके लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी ट्रायल शुरू हो और जल्दी उसका निर्णय हो। और मैं समझता हूं कि सरकार ने इस विषय को एड्रेस किया है कि भाई लोग कहते थे कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार भी पकड़े गए थे, पिछली बार भी सीबीआई आई थी, फिर क्या हुआ? उसका कारण रहता है चार्जशीट लगने के बाद भी कोर्ट के ऊपर इतना ओवरलोड होता है जिसकी वजह से उनको बहुत समय लगता है और बेल ग्रांट हो जाती और बेल ग्रांट होने के बाद तमाम तरह की टैक्टिक अपनाते हुए वो ऐसी छूटे रहते हैं और फिर वो अपराध करते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से या फिर डेडिकेटेड कोर्ट कह लीजिए उसको कि डेडिकेटेड कोर्ट के माध्यम से उसी विषय का स्पेशलिस्ट बिठाकर और डे टू डे हियरिंग करके उसका फैसला जल्दी हो ताकि देश को विश्वास हो सके कि वाकई में अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उसका परिणाम भी जल्दी निकलेगा। अदरवाइज हमारे यहां तो ये पहले से सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसलिए डिले ना हो तो सरकार ने उस पर पहल करते हुए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से निर्णय हो और इन विषयों पर भविष्य में अगर निर्णय जल्दी हो जाता है और सजाएं हो जाती तो भविष्य में लोग ऐसा सोचने से पहले कि भाई ये अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जी डीके दुबे जी, उदाहरण के तौर पर पिछले फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बनाए गए, जो बड़े ऐसे मुद्दे रहे जिसपे देश में भी एक आक्रोश रहा है, अगर आप उसकी तुलना करें पेपर लीक मामले से तो छात्रों को जानने में उत्सुकता होगी कि कितने दिनों में इस पूरे मामले पे सजा भी हो सकती है, इस मामले का निपटारा भी हो सकता है। देखिए कुछ मामले तो जैसे पॉक्सो के मामले रहे हैं उनमें 20-20, 25-25 दिन में भी निर्णय हुए हैं क्योंकि चार्जशीट सबमिट हुई, चार्जशीट के बाद डे टू डे हियरिंग, क्योंकि होता क्या है कि मुकदमा जिस समय शुरू करते हैं उसको 20-25 हियरिंग की जरूरत पड़ती है। अब एक महीने की अगर हियरिंग लगाओगे तो 2 साल मिनिमम हो गए और 2 साल ऐसे नहीं लगते कि उसमें काम हो रहा था। 2 साल इसलिए लग रहे क्योंकि एक बात की बात हुई और अगली तारीख 1 महीने की लगा दी, तो 2 साल में 24 तारीखें होती हैं। अगर वो 24 तारीखें रोज लगा दी जाए तो आप समझ लीजिए कि 24 दिन में निर्णय हो जाएगा, क्योंकि वो 2 साल में निर्णय होता है, ऐसा नहीं 2 साल काम होता रहता है, 2 साल तक उसकी डेट पड़ती है। इसलिए डेडिकेटेड कोर्ट बनाकर आप चार्जशीट सबमिट कर चुके हैं तो चार्जशीट सबमिट करने के बाद दिन में 3 बार भी हियरिंग हो सकती है और पूरे दिन भी हियरिंग हो सकती है और अगर चार्जशीट सबमिट है और गवाह सामने खड़े हैं तो आप उसको 10 दिन में भी निपटा सकते हैं। इस
इसलिए फास्ट ट्रैक हो चुकी है, मामला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और अगर इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया जाए, गवाहों की गवाहियां क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, तो आप समय को तो भूल जाइए कि समय बहुत लगने वाला है। एक हफ्ते से लेकर 15 दिन और 25 दिन में भी डिसाइड हो सकता है। ठीक, 15 और 25 दिन के भीतर भी इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकता है, दोषियों को सजा मिल सकती है। ऋषि, अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री के इस कड़े एक तरह से ऐलान के बाद। गृहमंत्री ने जब ये कहा कि पेपर लीक मामलों में अतीत में जो होते रहे हैं, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, ये मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत अब इस मामले की सुनवाई होगी। आप किस तरह से देखते हैं गतिरोध दूर करने में भी, जो लगातार विपक्ष का एक तरह से एक बड़ा मुद्दा ये रहा पेपर लीक मामला, उसमें अमित शाह का ये कहना कि ये मील का पत्थर साबित होगा, क्या ये बताता है कि अगले कुछ समय में कुछ बड़े नतीजे सामने आ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जैसे हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि जब कोई फैसला जल्दी आता है तो उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर, और ख़ास तौर से अपराधियों के ऊपर भी जो इस चीज़ों में लिप्त होते हैं। अब इस फैसले के बाद ये छात्रों में भी संदेश जाएगा कि सरकार किस तरीके से उनके मसले को लेकर संवेदनशील है, और पेपर लीक के मुद्दे को, जैसे कि हमने देखा कि जो महिला अपराधों से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं, उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से एक महीने से कम समय में सुलझाया गया है। तो ये संदेश जाएगा कि अगर कहीं अपराध है तो उसकी सुनवाई है और त्वरित न्याय है। न्याय में देरी कहीं न कहीं किसी भी वर्ग के लिए जिनके साथ ये अपराध हो रहा है, ये भावना प्रकट करता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और ये मुझे लगता है छात्रों में जो रोष है वो इसी बात का है कि उनके साथ जो न्याय नहीं हुआ है वो न्याय के लिए ही संघर्षरत है। और ये जो आज ऐलान हुआ है, इसके बाद उन्हें एक कहीं न कहीं से ये संदेश उनके पास जाएगा कि सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए तत्पर है, क्योंकि अपराध के प्रति संवेदन होकर उसको न्याय दिलाना कहीं न कहीं जो इसमें जिनके साथ अन्याय होता है उनको एक बहुत बड़ी कह रहे हैं ऋषि, लगातार केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, सबका ये कहना है कि पेपर लीक किसी एक राज्य का मामला नहीं है। और हम देख सकते हैं कि दशकों से जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, कई राज्यों में होता रहा है। हमने यहाँ तक देखा है कि नकल, पेपर लीक जैसे मसलों पर सरकारें किस तरह से गई हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार का इतना बड़ा फैसला ये, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है ऋषि, क्या संसद के भीतर का गतिरोध खत्म होने जा रहा है प्रधानमंत्री के इतने बड़े ऐलान के बाद? विपक्ष इसे किस तरह से देख रहा है? 2 बजे तक दोनों ही सदन स्थगित हुए। देखिए, जहाँ तक अब सदन की बात की जाए, दोनों ही सदनों में 2 बजे तक फिलहाल ये स्थगन है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर सियासत ज़्यादा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ तक बात होने लगी है कि नियम 268 के तहत चर्चा होनी चाहिए और 193 के तहत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये कहीं ना कहीं सियासी मसला ज़्यादा राजनीतिक करने की कोशिश हो रही है, ना कि किसी मसले के समाधान की। अब इस फैसले के बाद निश्चित तौर से विपक्ष के ऊपर दबाव होगा, और ये अगर कहीं न कहीं जो छात्रों की तरफ से इस मसले पर अगर कोई प्रतिक्रिया आती है, वो इसको कैसे लेते हैं, इसका भी असर विपक्ष के ऊपर दिखाई देगा। तो ऐसे में सरकार ने अपनी गंभीरता जाहिर कर दी है, और इस सरकार के प्रयास के बाद अब इस मसले को विपक्ष को भी मूल्यांकन करना होगा कि वो जो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितनी जायज़ है। तो इसका एक मूल्यांकन करने के बाद मुझे लगता है विपक्ष और सरकार के बीच में अब तक कुछ बातचीत करने की भी प्रयास हुए हैं। हमने जो जानकारी मिली है कि नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर के साथ बातचीत की, तो ये कहीं ना कहीं कोशिश हो सकती है कि इस मसले पर चर्चा करके इस पूरे मसले का पटाक्षेप हो और देश को ये संदेश जाए कि जो सियासत है वो छात्रों के साथ है, ना कि उन पर लाभ लेने की प्रवृत्ति। जी डीके दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। डीके दुबे जी, ये मामला आज नीट पेपर लीक के मामले से छात्रों में मुझे लगता है कि एक लंबे समय का रोष एकत्रित हुआ है। ऐसे में क्या सरकारों के सामने ये विकल्प पहले भी रहा है, और क्यों नहीं सरकारें इस विकल्प के लिए आगे बढ़ी जिस विकल्प को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, होता क्या है कि जुडिशरी का मामला इंडिपेंडेंट मामला होता है, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस के पास होती है और स्टेट के चीफ जस्टिस के पास होती है। सरकार के सामने जब मसले आते हैं तब वो सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे अपने आप से बढ़ते हैं। या तो जुडिशरी रिकमेंड करे कि भाई ऐसी आप
आप इस पर इस नोटिफिकेशन कर दीजिए, क्योंकि जजेस वही होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया जज हम कहीं बाहर से लाकर रख देंगे, वो जुडिशियल सर्विसेज में काम करने वाले जजेस को ही बिठाया जाता है। लेकिन सरकार क्या करती है जी कि डीके दुबे साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, उसे भी ले लेते हैं। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। केंद्र सरकार 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए लिखेगी पत्र। कानून मंत्रालय जल्द ही संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट को पत्र लिखेगा। जिन राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए हैं वहां भेजा जाएगा इस पत्र को, और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद जिन राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए हैं पेपर लीक मामले को लेकर, वहां ये पत्र भेजा जाएगा। न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी की गई है। 4 राज्यों में केंद्र सरकार 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए अब कानून मंत्रालय को पत्र लिखेगी। संबंधित पत्र राज्य सरकारों को भेजा जाएगा और जल्द ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं। बहुत तेजी से ही शैलेंद्र मिश्र, पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के साथ ही अब उन 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की भी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा जिससे पेपर लीक के जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। हम जानते हैं कि पेपर लीक के जो आरोपी हैं सभी जेल में है और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिलन बैठक में भी कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाएगा। बड़े से बड़े वकील से अपील भी की थी। अब सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने जा रही है 4 जगह पर जहां पर मुकदमे दर्ज हुए हैं पेपर लीक को लेकर है। मध्य प्रदेश है, उसमें पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र में 2 जगह पर, औरंगाबाद और एक अन्य जगह पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो अब केंद्र सरकार, केंद्र का कानून मंत्रालय इन 4 राज्यों में हाई कोर्ट को एक पत्र लिखने जा रहा है कि वहां पर जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक का गठन हो, जिससे कि स्पीडी जस्टिस हो और जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, इन दोषियों को सजा दिलाई जाए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तुरंत ही आप देखें कि जैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात को कहा और कानून मंत्रालय सक्रिय हो गया और 4 राज्यों को पत्र लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 2 जगह पर। ये भी कहा है कानून मंत्रालय ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कि जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए वो उपलब्ध कराया जाएगा, उसे मुहैया कराया जाएगा। यानी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो जरूरत है वो उसका गठन करने के लिए, और साथ ही साथ राज्यों का भी सहयोग लिया जाएगा। राज्य सरकारों से भी इस पर स्पीडी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, उसमें जो जरूरी एक तरह से जो कदम उठाए जाने हैं उनमें राज्य सरकार से बातचीत करके इसको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कदम, बहुत बड़ी पहल केंद्र सरकार की तरफ से, जब 4 राज्यों में जहां पर मुकदमे दर्ज हुए पेपर लीक के, वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की अब शुरुआत हो चुकी है। शैलेंद्र, पेपर लीक मामले पर सरकार का बड़ा कदम, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा, प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा। डीके दुबे साहब हमारे साथ बने हुए हैं। डीके दुबे साहब, अंत में आप ही से सवाल, कितनी प्रक्रिया रहेगी और ये जो प्रक्रिया के तहत अब 4 राज्यों का चुनाव भी किया जा चुका है जिन राज्यों में मामला इस समय पेपर लीक के चल रहे हैं? देखिए, हम जो बात कर रहे थे वही न्यूज आपने देखी कि मैं ये कह रहा था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी, मतलब उनका डिसीजन होता है। लेकिन जब सरकारों को पता लगता है तो लॉ मिनिस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से देगी और उनको रिक्वेस्ट करेगी कि भाई हम ये चाहते हैं कि इसका जल्दी निपटारा हो, इसलिए आप अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी हमारी होती। तो राज्य सरकार, जहां पर राज्य है, चूंकि लैंड उसके पास ही होती, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के देगी। केवल ये जो मिनिस्ट्री है वो आग्रह करती है कि हमें जल्दी न्याय चाहिए, इन विषयों पर अनरेस्ट खड़ा हो गया या कोई और कारण है तो इस पर हमें जल्दी निर्णय की आवश्यकता होती। इसलिए ये चिट्ठी पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएगी, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उस पर एक नोटिफिकेशन करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार देगी। उन्हीं जजेस में से कुछ को राज्य हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा कि भाई ये इनकी यहाँ पर पोस्टिंग कर दी जाती है और ये उसको देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज उनमें फास्ट ट्रैक में अपॉइंटमेंट करके या उनको काम सौंपकर काम शुरू हो जाएगा ताकि जल्दी से निर्णय हो सके और जल्दी प्रक्रिया शुरू हो सके। इसी
केंद्र सरकार ने पहल की है, ये एक महत्वपूर्ण बिल्कुल, कदम है। देश के युवाओं का आक्रोश है कि पेपर लीक जैसे मामले दोबारा न हो और मौजूदा नीट के पेपर लीक के मामले पर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया है, जिनके लिए 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, आपका भी, DK दुबे साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। और नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही और दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। ओम बिरला ने कहा, सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वह नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बाधित हुई। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच जवाबदेह होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच सरकार ने एक बार फिर विपक्ष से चर्चा शुरू करने की अपील की है। इस दौरान लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। किरण रिजिजू ने विपक्ष से बहाने छोड़कर चर्चा शुरू करने और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की। आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा
देखना चाहते हैं। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संबंधित राज्य सरकारें एनडीआरएफ टीमों के सहयोग से बचाव और राहत अभियान चला रही हैं। कुछ देर बाद विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं सदन में जारी गतिरोध के बीच सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के रवैये को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष न तो किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। तो संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में गतिरोध लगातार जारी है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज की एक खास रिपोर्ट। संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जहां विपक्ष मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन पर आमादा है, वहीं एनडीए के सांसदों ने भी इसे काउंटर करने का फैसला किया। निश्चित तौर पर यह एक दिलचस्प वाकया है कि सत्ता और विपक्ष दोनों टकराहट की मुद्रा में साफ साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, तरुण चुग तमाम लोगों ने मीडिया से आकर बातचीत की और साफ तौर पर यह कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए और छात्रों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग आमादा हैं सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष का रुख क्या होता है। क्या वो सदन की कार्रवाई को चलाते हैं या फिर इसी तरह से गतिरोध उत्पन्न कर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। वहीं पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की पहल को लेकर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और चर्चा से भागने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक फोरम पर जो है ये बात एक्स में अपने ट्वीट के माध्यम से ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। विद्यार्थियों के साथ जिस किसी ने भी ये गलत और घटिया हरकत की है पेपर लीक की, उन सबों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी जिससे कि उनकी रूह कांप जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटना करने में उनको 100 बार सोचना पड़ेगा। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है, और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए, इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया है, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। तो एक तरफ हमारी सरकार छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील है और छात्रों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रही है, शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। तो वहीं जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के एक जवान पर कथित हमले का वीडियो साझा करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सवाल किया है कि यदि वे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं तो क्या सत्ता में आने पर अपनी प्रदर्शनकारियों का मेडिकल कॉलेजों में नामांकन करा देंगे। बीजेपी सांसद ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये लोकतांत्रिक प्रदर्शन था या अराजकतावादी हिंसा। उन्होंने दिल्ली पुलिस के जवान पर कथित हमले का वीडियो साझा करते हुए विपक्ष के समर्थन पर भी निशाना साधा। जंतर मंतर पर इस तरह की घटनाओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं संसद के भीतर भी जो गतिरोध है उस पर और बात करने के लिए राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, एक तरफ सरकार ने बहुत साफ अपना रुख कर दिया है पेपर लीक मामले को, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इनका निपटारा, दोषियों को सजा, इसकी प्रतिबद्धता। छात्रों का एक आक्रोश, उसका एक जवाब सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के साथ दिया है। दूसरी तरफ लगातार विपक्ष इसी मामले को उठाता रहा है। चौथा दिन संसद का मॉनसून सत्र का है। अब गतिरोध दूर होता दिखाई दे रहा है या नहीं? क्योंकि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि किसी कंडीशन के साथ आप किसी मसले को लेकर संसद के भीतर नहीं बढ़ सकते। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र जो मॉनसून सत्र है उसका ये चौथा दिन है और चौथे दिन तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कोई भी जो काम है वो काम अब तक नहीं हो पाया है। और अगर हम विपक्ष के रवैये की बात करें तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो हठधर्मिता अपना रहा है, क्योंकि सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे खोल दिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात सामने आ गई, राज्यों के साथ संवाद करने की बात आ गई फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर। तो इन तमाम तरह की जो कवायदे हैं भारत सरकार की, वो पेपर लीक के मामले में वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संजीदगी दिखा रहे हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अभी भी अड़ा हुआ है और रोज मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने जितेंद्र सिंह गए तो उन्होंने जब पूछा कि आपका डिमांड क्या है, उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा। जब सदन में चर्चा पर सरकार ने हामी भर दी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो मुद्दों को बदलने के लिए, मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश लगातार हो रही है और सत्ता पक्ष हर हाल में चाहता है कि चर्चा हो। सत्ता पक्ष का ये कहना है, अभी तुरंत शिवराज सिंह चौहान जो भारत सरकार के मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, एक एक कर भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मौका है कि वो सदन के भीतर आकर चर्चा करे, सरकार को घेरे। और वाकई विपक्ष का काम होता है सरकार की आंख खोलना। अगर आप किसी बिंदु पर अगर असहमति जताते हैं तो सदन के भीतर आकर आप असहमति, लेकिन सवाल ये है राजेश, सरकार को घेर सकते हैं। जी राजेश, सवाल ये है, सरकार जब लगातार पेपर लीक मामले से जुड़े हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है, जितनी लंबी चर्चा चाहते हैं, फिर विपक्ष बच क्यों रहा है? सदन के भीतर इस विषय पे चर्चा ना करके मकर द्वार पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद मौजूद हैं। आखिर क्या कारण है विपक्ष इस चर्चा से मुंह चुरा रहा है?
देखिए ऋतु, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो अपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के दौरान जो मैंने महसूस किया है कि यह चूंकि मामला कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया और उस वक्त तक कांग्रेस बैकफुट पर थी, आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी। जब डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों ने इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खुद को संबद्ध किया तो विपक्ष में होड़ लेने की, एक हम कह सकते हैं क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। और आपने देखा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति जो है वो मिलने के लिए गए थे सोनम वांगचुक से, लेकिन बाद के दिनों में आपने देखा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को तेजी से लपकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर घेराव का जो मुद्दा था वो इसी होड़ लेने की, जो क्रेडिट लेने की जो होड़ थी, उसी का एक हिस्सा था। शायद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि यह एक बड़ा मुद्दा है और हम अगर मुद्दों को डाइल्यूट करते रहे, मुद्दों को बदलते रहेंगे तो शायद जनता में हम अपनी खोई हुई जो ज़मीन है उसको वापस कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है ऋतु कि रचनात्मक सहयोग के जरिए भी आप सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं और आंख दिखाकर भी सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। आपके पास सदन के भीतर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए दरवाजे खुले हैं, जहां जाकर आप 100 आरोप लगा सकते हैं, 100 पर्दे खोल सकते हैं। लेकिन सदन के भीतर अगर चर्चा नहीं होती है तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता को जानने का जो हक है वो देश की जनता भी उससे चूकेगी। और कांग्रेस पार्टी के पास जो मौका था सरकार को एक्सपोज करने का या नीट के मामले में पर्दे खोलने का, उस मौके से भी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है वो हाथ धो बैठेगी। राजेश, जिस बात को आप कह रहे हैं, राजनीतिक क्रेडिट लेने की जो होड़ थी वो विपक्ष में बिखराव में दिखाई दे रही थी, जहां एक तरफ अखिलेश यादव का ये कहना था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ज्यादा जरूरी है सदन के भीतर इस पूरे मामले पे चर्चा होना, सरकार से तमाम सवालों के जवाब जानना, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना था कि वो पहले इस्तीफा चाहती है फिर चर्चा चाहती है। तो इस तरह में इस बीच में प्रधानमंत्री का ये ऐलान कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत अब पेपर लीक मामलों की सुनवाई होगी, जिसका ये अंदाजा कानूनी विशेषज्ञ मांगते हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है 20 से 25 दिन के भीतर भी इस पे कुछ बड़े नतीजे या दोषियों को सजा सामने आ जाए। तो अब पॉलिटिकल क्रेडिट लेने वाला मामला तो पीछे चढ़ा गया। क्या चर्चा से बचने का एक कारण यह भी है कि यह कोई पहला मामला नहीं है नीट पेपर लीक। इस देश में हमने तमाम राज्यों में पेपर लीक के मामले देखे हैं और उसमें शामिल कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। ऐसे में क्या विपक्ष के लिए भी एक बड़ा एक तरह से शर्मिंदगी हो सकती है जब इस पे चर्चा हो और उन सरकारों की भी पर्दे खुले जिनके संरक्षण के तहत पेपर लीक आज तक होते रहे हैं। देखिए, मंगल मिलन जो बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जब जो बीजेपी एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है, उस बैठक में प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि यह समस्या सिर्फ राष्ट्रीय समस्या नहीं है, यह राज्यों की समस्या भी है और अनेक राज्यों में अनेक वक्त पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, पेपर लीक की समस्याएं हमेशा होती रही हैं। और इसके लिए अगर प्रधानमंत्री ने पूरी तत्परता दिखाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात करी है तो निश्चित तौर पर उनकी ये कोशिश है कि दोषियों को जल्द से जल्द हम सजा दिला सकें और इस घटना का पटाक्षेप हो सके। जहाँ तक क्रेडिट लेने का सवाल है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अखिलेश यादव ने कल जब लोकसभा के भीतर ये कह दिया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो कभी भी हो सकता है लेकिन पहले चर्चा होनी चाहिए, वो पुलिसिया कार्रवाई को लेकर व्यथित थे। आपने देखा भी कि डिम्पल यादव, अखिलेश यादव ये लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो कार्रवाई छात्रों पर हुई है उस पर चर्चा कराई जाए। तो निश्चित तौर पर विपक्ष में इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल सरकार ने, सत्ता पक्ष ने इस गतिरोध को संसद के भीतर दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का ऐलान किया गया है। इसी के साथ लगातार सरकार कह रही है कि सरकार पेपर लीक मामले में सदन के भीतर कितनी भी लंबी और हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष तैयार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार सदन में गतिरोध जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। और आइए बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपनी 3 देशों की राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया पहुंचेंगी। 2 दिनों की इस यात्रा के दौरान उनकी रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ शिखर वार्ता होगी। इसके अलावा वे अंतरिम प्रधानमंत्री, सेनेट अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत रोमानिया संबंधों की व्यापक समीक्षा के साथ व्यापार, निवेश, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
राष्ट्रपति मुर्मू का रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मिलने का कार्यक्रम है। ये बैठक दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को साझा करने वाले भारत और रोमानिया के बीच संसदीय संवाद को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर रहेगा। आर्थिक संबंधों को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। इस दौरान दोनों देशों के उद्योग जगत और कारोबारी प्रतिनिधियों के बीच निवेश, विनिर्माण, आईटी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, रक्षा उत्पादन, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। भारत और रोमानिया दोनों ही आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये मंच उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। भारतीय समुदाय भारत और रोमानिया के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों का एक मजबूत सेतु माना जाता है। राष्ट्रपति का ये संवाद प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना करने और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और रोमानिया से सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, सबसे पहले तो इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। किस तरह से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिहाज से राष्ट्रपति का ये दौरा अहम है? जी रितु, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूरोप यात्रा काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 3 दशक के बाद कोई राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति यूरोप यात्रा पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस वक्त रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में हूँ। बुकारेस्ट में कुछ देर बाद जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं यहाँ पहुंचेंगी और जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, भारतीय जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। जो बिजनेस यहाँ पर करते हैं भारतीय प्रवासी, उनसे भी मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रोमानिया में बड़ी संख्या में जो भारतीय यहाँ पर रहते हैं, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर उनका यही कहना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलने के लिए उन्हें काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पे पहुंचेंगी तो बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं यहाँ पर उन्हें बेसब्री से इंतजार करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लंबे समय से भारत और जिस तरह से रोमानिया के संबंध है, व्यापारिक दृष्टि से भी रोमानिया के अच्छे संबंध है। जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर मुलाकात होगी, व्यापारिक विषयों पर चर्चा होगी, कृषि पर चर्चा होगी, एजुकेशन पे चर्चा होगी, हेल्थ पे चर्चा होगी। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया दौरा काफी मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार 3 दशक के बाद कोई राष्ट्रपति रोमानिया पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिजनेस फॉर्म पर यहाँ पर जो बैठक होगी, जो भारतीय प्रवासी हैं उनसे मुलाकात होगी, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनसे वो मुलाकात करेंगे और पीपल टू पीपल लगातार उनसे कनेक्ट होंगी, बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भारतीय प्रवासी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर कोई उद्योग, बड़ी संख्या में यहाँ पर रह रहे हैं, उद्योग खोल रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जी रितु। जी सोमेश, दोनों ही देशों के बीच मजबूत रणनीतिक फ्रेमवर्क पर भी काम होता रहा है। 75 वर्षों का राजकीय संबंध है दोनों देशों का। ऐसे में वो कौन से नए क्षेत्र होंगे? क्योंकि जब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की बात हो रही है तो यूरोप के तमाम देशों के साथ और खासकर ईयू के साथ एफटीए के बाद से जिस तरह से 1 to 1 हर देश के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, उन क्षेत्रों की भी तलाश कर रहा है जिसमें नए साझेदारी हो सके। तो वो कौन से ऐसे क्षेत्र रहेंगे जिन्हें लेके राष्ट्रपति जब बिजनेस फोरम से बातचीत करेंगी तो उसमें प्रमुखता से रहेंगे टेबल पे? ऋतु, आपने देखा होगा कि पिछले समय मोल्डोनिया और मैसेडोनिया, जो उत्तर मैसेडोनिया है, जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था तब भारत का इन समर्थन हुआ था, यूरोपीय देशों ने समर्थन किया था। दूसरी तरफ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर व्यापारिक जो यहाँ पर व्यापारिक रूप में जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिजनेस फॉर्म पे जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर रह रहे हैं, भारतीय रहवासी यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक जो यहाँ पर चर्चा होगी, एजुकेशन पे चर्चा होगी, कृषि पे चर्चा होगी, हेल्थ पे चर्चा होगी। और आपने देखा होगा कि भारत और रोमानिया के जो संबंध है बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, एक दूसरे की लगातार मदद करते हैं, व्यापारिक
व्यापारिक लिहाज से भी यहाँ भारत और रोमानिया लगातार यहाँ पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। यहाँ आईटी हब है जो भारत से बड़ी संख्या में जो युवा यहाँ पर आए हुए हैं, आईटी पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश, पूरी जानकारी के लिए रोमानिया से। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि तेल, गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रांतों को उनका न्यायपूर्ण हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसाधनों का असमान बंटवारा आंतरिक अस्थिरता और क्षेत्रीय असुरक्षा को जन्म देता है, जिसके दुष्परिणाम हमारे क्षेत्र में भी दिखाई दे रहे हैं। भारत ने कहा कि संसाधन संपन्न लेकिन विकास से वंचित प्रांत असुरक्षा के केंद्र बन जाते हैं। केवल सुरक्षा बलों के सहारे शासन चलाने से हालात और बिगड़ते हैं और स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ती है। Responsibility of states to ensure that subnational provinces that are rich in resources like oil and gas, minerals, rare earths and precious metals, and provide the basis of sustenance for local communities, have an equitable and just share in the benefits derived from these resources in order to avoid internal instability and insecurity, not just within such countries, but also in the wider region. The consequences of not doing so are clearly visible, including in our own region. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दो टूक जवाब दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अखिलेश सुमन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, The Indus Water Treaty remains clear and consistent. Cooperation on the basis of mutual trust and goodwill cannot be expected when cross-border terrorism is regularly deployed as an instrument of state policy. As for the Union Territory of Jammu and Kashmir, it has always been, is, and will remain an integral and inalienable part of India. This is a constitutional and legal reality that Pakistan deliberately chooses to ignore. The only outstanding issue with regard to Jammu and Kashmir is a naked aggression and illegal occupation of India's sovereign territory by Pakistan. Instead of pointing fingers at India, Pakistan would serve itself and its people far better by putting its own house in order. तो भारत ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को एक बार बिना नाम लिए घेरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के विशेष प्रतिनिधि पी हरीश ने जो बयान दिया उसी पर और बात करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि किस तरह से बलूचिस्तान में, हालांकि इस मंच पर भारत ने नाम नहीं लिया, लेकिन जिक्र बहुत साफ था, हमला सीधा था पाकिस्तान पर। देखिए, निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति बनी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अपने देश के लोगों का ख्याल कम करता है और दूसरे जगह का ख्याल ज़्यादा करता है। अभी उनका पूरा जो राजनय था, पूरी जो डिप्लोमेसी थी, वो लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच में वो सारा बीच बचाव करके उस मसले को सुलझा लेंगे और उनके यहाँ खुद आंदोलन जो चल रहा है उस पर दुनिया की नज़र नहीं रहेगी। लेकिन यही वही पाकिस्तान है जो लगातार भारत के अंदरूनी मसले में हस्तक्षेप करता रहा है। यही पाकिस्तान है जो लगातार भारत के अंदर आतंकवाद भेजता रहा है और यही पाकिस्तान है जो यह कोशिश करता रहा है हमेशा कि भारत अपने देश के लोगों में आतंकवाद के फैक्ट्री लगाता रहा है, अपने देश के लोगों को आतंकवादी बनाता रहा है दूसरे देश के खिलाफ। और अब जब उनके ऊपर पड़ी है तो अब वो जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी बैठकों में और वहां से गुहार लगाते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं पी हरीश, उन्होंने जो जवाब दिया है निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया को यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर का संकट क्या है। पाकिस्तान के अंदर का संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने लोगों को प्रशिक्षित किया है, खास करके आतंकवाद के मसले पे एक बहुत ऐसा समूह बनाया है जो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। तो इसीलिए भारत का
एक इशारा भी है, एक सलाह भी मानिए इसको कि एक सलाह भी है कि अपने अंदर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अपने अंदर के देश के अंदर के लोगों की जरूरतों को पूरी कर दीजिए। क्योंकि जो इलाका है पाकिस्तान का, वो खनिज संपदा बहुत है, लेकिन वो इलाका ऐसा है जिस पर कि पाकिस्तान ध्यान नहीं देता। माना यह जाता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का पूरा ध्यान जो है वहाँ के पंजाब प्रोविंस में रहता है, जो अन्य प्रोविंस है उन प्रोविंसों की जो है अनदेखी होती है। तो इसी वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, बलूचिस्तान में लोग मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ होने की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पे भारत की इस सलाह को पाकिस्तान को मानना चाहिए कि अपने देश के लोगों का ख्याल रख लीजिए और दुनिया अपने हिसाब से तय करेगी कि क्या करना है। दुनिया के देशों के बिल्कुल अखिलेश जी, यूएन में भारत ने एक तरफ बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को एक संदेश दिया, एक सलाह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के मसले पर एक बार फिर भारत ने इस मंच से साफ किया कि सिंधु जल संधि जैसे समझौते तब तक नहीं लागू हो सकते जब तक पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं थमता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।